करीब 15 साल पहले, शायद उससे भी ज़्यादा। मैं 20 साल का था और मैं एक दिन मशहूर होने वाली ज़िंदगी जी रहा था। मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं था और हमेशा क्लास का जो कि हुआ करता था। बचपन में हमेशा करता था वो था अपने दोस्तों को हंसाना, वो था अपने दोस्त। हाई स्कूल के तुरंत बाद कॉलेज जाने नौकरी करने के बजाय मैंने तय किया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। मैं स्पॉइलर अलर्ट, मैं मशहूर कॉमेडियन नहीं बन पाया जो शायद मेरे स्टैंड माइनस अप करियर का सबसे अच्छा जोक है। इसके बजाय मुझे स्टेज पर लगभग 1 दशक तक असफलता ही हाथ लगी और उससे भी बदतर मेरे साथ अकेले ही जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हुआ। थोड़ा संदर्भ के लिए कमास, स्टैंड अप में सब करना कठिन है और जब आप सफल नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से लाभदायक नहीं होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो स्टैंड माइनस अप कॉमेडी आज जितनी लोकप्रिय नहीं थी, ये कहना कम होगा कि ये कठिन काम है। जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो आप अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं जब तक कि आपके किसी जोक पर कोई एक दर्शक न हंसे। भीड़ की हंसी और जयकार से जो उत्साह महसूस होता है वो बहुत ही मादक होता है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि कॉमेडियन लगातार मेहनत करते रहते हैं। मेहनत का एक हिस्सा ऐसे शो ढूंढना होता है जहां आपको पैसे मिले या फिर बस कुछ मिनटों के लिए परफॉर्म करने का मौका मिले। मैं खुशकिस्मत था कि मेरे गृहनगर में कई ओपन माइक थे, लेकिन ओपन माइक के लिए आपको पैसे नहीं मिलते और अक्सर आप सिर्फ कॉमेडियन के साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों के साथ मंच साझा करते हैं। किसी कॉमेडियन के जोश को सबसे ज्यादा तब कम किया जा सकता है जब वो किसी ऐसे परफॉर्म करता है जिसने अपने आत्मा को जीवन वाली कविताओं से सराबोर कर दिया। ओपन माइक पर परफॉर्म करने के सालों बाद मैंने क्लब प्रमोटर्स और स्थानीय कॉमेडियन से संपर्क करने का फैसला किया जिन्हें वास्तविक शो के लिए बुक किया जा सकता था, जिन्हें अगर मैं भाग्यशाली रहा तो ज्यादातर बार ये शो कई घंटे बाद होते थे। आमतौर पे ये उससे भी ज्यादा दूर होते थे। मैंने कुछ शो किए और यहीं से मेहनत और बढ़ जाती है। यहीं से मेरी कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। इन ट्रैवलिंग शो में मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही। मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे और मैं 5 मिनट के एक्सपोजर के लिए राज्य की सीमाओं से 4-5 घंटे ड्राइव कर रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यह सही स्थिति नहीं थी जिसके पास पैसे नहीं थे और जिसकी कोई आमदनी नहीं थी। एक रात मुझे एक शो में परफॉर्म करने का मौका मिला जो मेरे घर से 5 घंटे की दूरी पर था। ये शो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे कॉमेडियन के लिए एक प्रतियोगिता थी। पहले स्थान का पुरस्कार डॉलर था, लेकिन मेरे लिए असली पुरस्कार ये था कि कई मामूली रूप से मशहूर कॉमेडियन शो के जज बनने वाले थे। ये वास्तविक कॉमेडियन को दिखाने का मेरा मौका था कि मुझमें प्रतिभा है। जब भी मैं ये सब यात्राएं करता था तो मेरे साथ सबसे बुरी बात ये होती थी कि मेरे पास एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी और एक पुराना सेल फोन होता था जो 1980 के दशक के बड़े सेल फोन जितना ही विश्वसनीय था। मैं हमेशा खुद से सोचता था कि अगर कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। मेरी यात्रा में हमेशा केवल खेत और खुले मैदान ही होते थे जहां तक आप देख सकते थे। क्योंकि मैं आलसी व्यक्ति था इसलिए मैं अपने प्रिंट किए हुए नक्शे के निर्देशों को दोबारा चेक करने की जहमत नहीं उठाता था। इसके बजाय मैंने बिना कुछ सोचे माने समझे ऐसा करने का फैसला किया जिसका मुझे आज भी पछतावा है। मैं रास्ता भटक गया। मुझे जो रास्ता बताया गया था वो मेरी मंजिल से मेल नहीं खा रहा था। मैं कुछ समय से एक पिछड़े इलाके में था और मुझे नहीं पता था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। शुक्र है कि मैं हमेशा यात्रा के लिए जल्दी निकल जाता था ताकि रास्ता भटक न जाऊं। मैं आलसी हो सकता था लेकिन मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं और रास्ता भटक जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। जब मैं एक छोटे से शहर से गुजरा तो अभी भी दिन का उजाला था। सच कहो तो इसे छोटा शहर कहना शायद थोड़ा बड़ा माइनस चढ़ाकर कहना होगा। एक सड़क पर कुछ पुरानी इमारतें और घर थे जो शायद 200 फीट लंबी रही होंगी। एक पुराने पेट्रोल पंप के बाहर कुछ लोग थे जो स्वागत करने में अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे पता है कि कहना थोड़ा असभ्य होगा कि वे गंदे और मतलबी थे, लेकिन वे मेरे साथ असभ्य थे। वे ऐसा नहीं लग रहा था कि वे नशे में हैं या कुछ ऐसा। वे बस ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदगी ने बुरी तरह पीटा हो। मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और ये भी जानने की कोशिश की कि क्या मैं। उन्होंने मेरे साथ सख्ती से पेश आया और एक अजीब सी बहस के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कहाँ जाना है। शहर के असभ्य लोगों के अनुसार मैं अभी भी सही रास्ते पर था। किसी तरह मैं कुछ देर पहले एक मोड़ से चूक गया था, लेकिन अगर मैं सड़क पर कुछ देर और सीधा चलता रहा तो आखिरकार मुझे वो रास्ता दिख ही जाएगा जिस पर मुझे जाना है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया। जब मैं गैस पंप कर रहा था आएगा जिन लोगों से मैंने अभी माइनस में बात की थी उनमें से कई मुझे घूर रहे हैं। ये निश्चित रूप से असहज था। ये उन नीरस सीढ़ियों की वजह से था और ये उनमें से सिर्फ एक नहीं था। मैंने कम से कम 4 लोगों को गिना जो मुझे घूर रहे थे और मूर्ति की तरह पूरी तरह से स्थिर खड़े थे। ये सब देखकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने काम खत्म किया और जितनी जल्दी हो सके उस छोटे से शहर से बाहर निकल गया। मैं गाड़ी चलाने लगा और अपने रूटीन का अभ्यास करने लगा। मैं सोचता रहा कि शहर के लोगों के साथ मेरी बातचीत कितनी अजीब और मजेदार थी और मैंने ये भी सोचने की कोशिश की कि मैं इस अनुभव को अपने स्टैंड अप रूटीन में कैसे शामिल कर सकता हूँ। शहर से निकलने के कुछ देर बाद ही एक सफेद रंग का पिकअप ट्रक बहुत तेजी से मेरे पास से गुजरा। उस समय मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आया। और शाम, मुझे गाड़ी चलाते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और शाम हो चुकी थी। सड़क के बाईं और दाईं ओर सिर्फ पेड़ थे। मुझे लगा कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूं। जैसे ही मैं सड़क पर आगे बढ़ा मुझे अपनी गाड़ी के नीचे से एक तेज आवाज सुनाई दी और मैं
अपना संतुलन खोने लगा। मुझे तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ है। ये साफ था किस तरह मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। मैंने गाड़ी रोककर नुकसान का मुआयना किया। मुझे अपनी आंखों में लगा था ये सिर्फ एक पंक्चर टायर नहीं था, मेरे आगे के दोनों टायर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके थे। जब मैं झुककर देखने लगा तो मैंने देखा कि टायरों में कई कीलें लगी हुई थी। मैंने अपना खराब सेल फोन निकाला और हाँ, सर्विस भी अच्छी नहीं थी। मैंने एक टो ट्रक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ या किस रास्ते पर हूँ। मैंने फोन रख दिया। घबराने के बजाय मुझे गुस्सा आने लगा था कि मैं शो मिस कर दूंगा। मैं बेवकूफ था और मेरी प्राथमिकताएं कहीं और थी। मैंने अपने एक दोस्त को फोन करने का फैसला किया। मैंने ड्राइव के बारे में जो कुछ भी याद था सब बताया और उसे उस छोटे से शहर के बारे में बताया जहाँ पेट्रोल पंप था। उसने कहा कि वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि मैं कहाँ हूँ और फिर मुझे फोन करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कार में ही रहना चाहिए या शहर की तरफ। मैंने कार में ही रहने का फैसला किया क्योंकि अब लगभग पूरा अंधेरा हो चुका था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। अब यह साफ हो गया था कि मैं शो नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अपने दोस्त से जवाब का इंतजार कर रहा था तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे क्षितिज से 2 तेज हेडलाइट्स चमक रही थी। हेडलाइट्स मेरी कार से काफी दूर जाने के बाद रुक गईं और मेरी दिशा में नहीं आई। कार इतनी पास थी कि उसकी लाइटें बहुत तेज और परेशान करने वाली थी, लेकिन इतनी दूर थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह की कार है। मुझे नहीं पता कि वो पुलिस वाला था, कोई स्थानीय व्यक्ति उस सड़क किनारे खड़ी गाड़ी की सूचना देने के लिए पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, तो इसका कारण ये है कि मैं एक ऐसी गाड़ी चला रहा था जिसका उस समय निरीक्षण नहीं हुआ था या उसका बीमा ठीक से नहीं हुआ था और मैं किसी दूसरे राज्य में चालान नहीं काटना चाहता था। कई मिनट बीत गए, गाड़ी हिली ही नहीं। वो बस मेरे पीछे काफी दूर खड़ी रही और अपनी तेज लाइटें चमका रही थी। करीब 5 मिनट बाद तेज लाइटें थोड़ी और पास आने लगी, पापा लगी। गाड़ी धीरे गाड़ी के पीछे की तरफ बढ़ रही थी। जब ऐसा हो रहा था तो मेरे सामने 2 और लाइटें दिखाई दी जो तेजी से मेरी तरफ आ रही थीं। तेज आवाज वाली गाड़ी मेरी गाड़ी से कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। आखिरकार मेरे पीछे वाली गाड़ी मेरी गाड़ी के ठीक पीछे खड़ी थी और मैं अब भी नहीं पहचान पाया कि वो कौन थी। जब मैं अपने रियर मिरर में तेज रोशनी पर अपनी नजरें गड़ाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाली गाड़ी के दरवाजे अब खुले हुए थे। तभी मैंने देखा कि वो एक सफेद पिकअप ट्रक था, वही पुराना वाला टूटा हुआ सफेद पिकअप ट्रक। इससे पहले कि मैं किसी को आते देख पाता, मैंने ड्राइवर की खिड़की पर जोरदार धमाका सुना और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो पेट्रोल पंप वाला बदतमीज आदमी था। मैं घबरा गया क्योंकि वो आदमी मेरी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दरवाजा बंद था, फिर भी वो जोर से दरवाजा खींच रहा था। वो कार की खिड़की पे जोर माइनर से वार कर। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी खिड़की कब तक टूटेगी। जब ये सब चल रहा था मैंने देखा कि कार में बैठा एक आदमी मेरी कार के पैसेंजर साइड की तरफ आ रहा था। वो भी जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मैं उन्हें रुकने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बस गुर्रा रहे थे और कार के दरवाजे तोड़ रहे थे। और ड्राइवर की तरफ वाला आदमी कुछ देर के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया और वहीं खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पेट्रोल पंप की खाली सीढ़ियां थी। मैं ये बयान नहीं कर सकता कि वो पल कितना भयानक था और मुझे कुछ भी पता नहीं था और मुझे कुछ भी पता नहीं। वो बस चिल्लाने लगा और ये कोई सामान्य चीख नहीं थी। वो जोर से चिल्ला रहा था। मुझे नहीं पता कि उस पल मेरे मन में क्या आया, लेकिन मैंने तय किया कि मेरे लिए कार से बाहर निकलकर भागना ही सबसे अच्छा तरीका है। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और शुक्र है कि वो आदमी गिर पड़ा। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन अंधेरे में भागते रहने के बजाय मैंने जंगल में कुछ फीट अंदर ही गोता लगाने का फैसला किया। मुझे उम्मीद थी कि वे लोग सोचेंगे कि मैं जंगल अंदर भाग गया हूं और शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद मैंने अपने पास से कई लोगों के दौड़ने की आवाज सुनी। जब मुझे यकीन हो गया कि मैंने सभी को भागते हुए सुना है तो मैं चुपचाप उठा और अपनी कार की ओर भागा। हैरानी की बात यह थी कि मेरा बैग और सेल फोन अभी भी कार में थे। मैंने उन्हें पकड़ लिया, नीचे झुक गया और सड़क पे जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। जब तक मैं भाग रहा था मुझे उम्मीद थी कि वे जंगल से बाहर कूदेंगे, लेकिन मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। लगभग आधे घंटे बाद मैं एक गुजरती कार को रोकने में कामयाब हो गया। वो महिला असामान्य रूप से दयालु थी। मुझे नहीं पता कि क्या मैं बीच रास्ते में चिल्ला रहे एक आदमी के प्रति इतना अच्छा और भरोसेमंद होता। उसने अधिकारियों को फोन किया और पुलिस के आने तक मुझे अपनी कार में बैठने दिया। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं वे कुछ नहीं कर सकते थे। कार के दरवाजे पर कुछ छोटे डेंट के अलावा किसी भी तरह की दुर्भावना का कोई सबूत नहीं था और मेरी कार की हालत को देखते हुए पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि डेंट उनकी वजह से हुए थे। मुझे अपनी कार के लिए कुछ चालान भी मिले, जो इस कहानी में बस एक छोटी सी बात है। मुझे कभी पता नहीं चला कि उन लोगों ने मुझे क्यों निशाना बनाया या वे मुझसे क्या चाहते थे। जाहिर है वे मेरी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं यहाँ अपनी कहानी सुना रही हूँ। मैं बस यही कह सकता